कर दिया। फर्स्ट आपने लिया था सीरीज कॉम्बिनेशन, देन उसके बाद आपने दूसरा कॉम्बिनेशन जो लिया है वो कौन सा लिया था, दैट वाज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। जब सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन दोनों आप ले लेते हैं तो आपको एक चीज याद आएगी, सीरीज कॉम्बिनेशन में आपको एक चीज बताई थी, और सीरीज कॉम्बिनेशन में आपसे कहा था नॉट सूटेबल फॉर, अगर कहा जाए तो आपसे क्या कहा गया था, नॉट सूटेबल फॉर सेल्स हैविंग हाई इंटरनल रेजिस्टेंस। ये किन सेल्स के लिए सूटेबल नहीं होगा, जिनका आपका इंटरनल रेजिस्टेंस हैवी है। अगर बहुत ज्यादा इंटरनल रेजिस्टेंस है तो फिर आप इस कॉम्बिनेशन को इस्तेमाल नहीं कर सकते, और इसलिए आपको इनको यूज करना था पैरेलल में। सिमिलरली पैरेलल के लिए भी आपसे कहा था, पैरेलल के लिए आपसे क्या क्या कहा गया था पैरेलल में आपसे कहा था नॉट सूटेबल फॉर सेल्स हैविंग लो इंटरनल रेजिस्टेंस। अब शॉर्ट में लिख देते हैं सेल्स हैविंग लो इंटरनल रेजिस्टेंस, उसके लिए ये सूट नहीं करता। ठीक है, ये हमें समझ में आ गया। वेरी हाई है, वेरी लो है, उस केस में तो हम ये अलग अलग इस्तेमाल कर लेंगे। अब मेरा जो क्वेश्चन है इन तीनों दोनों बातों से अलग है। मैं मान चलता हूँ आपके सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस ना बहुत ज्यादा है ना बहुत कम, इट इज मॉडरेट। मेरी बात समझ में आ रही है। वेरी हाई है तो मालूम था इसको नेग्लेक्ट करेंगे, इसमें नहीं लगेगा। वेरी लो है तो किसे नेग्लेक्ट करेंगे, दूसरा नहीं लगेगा। अब मेरा कहना क्या है कि आपके लिए जो है सेल्स का कॉम्बिनेशन ऐसा है, सेल इस्तेमाल करने द इंटरनल रेजिस्टेंस इज मॉडरेट, नीदर इट इज टू हाई नॉर इट इज टू लो। अब सवाल बनता है तुम किसको नेग्लेक्ट करोगे और मैथमेटिकली किसको नहीं। तो यहाँ जाके आपके डेरिवेशन फंसने लगेंगे, और प्रैक्टिकली भी आपको समझ में आएगा कि अब कौन सा कॉम्बिनेशन चूज किया जाए, दैट इज डिफिकल्ट। और इसीलिए ध्यान देखना, अब जो आपके लिए तीसरा कॉम्बिनेशन डिस्कस करेंगे, तीसरा कॉम्बिनेशन आपको समझ में आएगा से उसमें रेजिस्टेंस या कैपेसिटर्स में नहीं आता, ये केवल और केवल आपका सेल्स में आता है, और ये कॉम्बिनेशन कहलाता है मिक्स्ड कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, या कहा जाएगा मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। मिक्स्ड ग्रुपिंग का मतलब ये है, अब की बार इस कंडीशन में आप सीरीज और पैरेलल दोनों बातों का इस्तेमाल करते हुए जाएंगे। नाउ द क्वेश्चन, दोनों बातों का इस्तेमाल कैसे करेंगे तो मैं दिखाता हूँ, ध्यान से देखें। फर्स्ट ऑफ ऑल आप कुछ सेल्स को सीरीज में डालते हैं मेरी बात समझ में आ रही है। और इन सेल्स को जो आप सीरीज में बनाएंगे तो एक ब्रांच बन गई सीरीज में। अब ऐसी तमाम सारी ब्रांचेस को आप लगा देते हैं आपस में पैरेलल। और जब आप ऐसा कर लेते हैं, ये मैंने मान लिया, ये इस कॉम्बिनेशन से आपने जोड़ा एक इंटरनल रेजिस्टेंस। और आपकी सुविधा के लिए अगर आप फिगर को और अच्छा बनाना चाहें तो ऐसा भी किया जा सकता है। बाकी इसमें क्या होता है, ऐसा दिखाना दिक्कत भरा पड़ जाता है, कितनी जगह दिखाओगे। चलो मैं दिखा देता हूँ फिलहाल में। क्या क्लियर हो गया? क्या कर रखा है, ध्यान देखना, आपने तमाम सारे सेल्स लिए हैं। मैं सपोज करता हूँ एक ब्रांच में आपने सेल्स उठा रखे हैं n सेल्स, और इसके बाद आपने ऐसी ब्रांचेस बनाई हैं चाहे आप ब्रांचेस कह दें और चाहे आप रोज कह दें, m रोज मेरे पास है। और कितनी ब्रांच है, सॉरी कितने सेल्स हैं, n सेल। बाकी वही पुरानी कहानी, किसी भी सेल का EMF E और इंटरनल रेजिस्टेंस आ रही है तो ले ही चुके हो। पहली डेफिनेशन ध्यान देखना, वो समझ में आ जाती है। इन केस ऑफ द unlike the series and parallel, it is the mixed combination for sync। definition आपसे कहती है, if a number of cells are connected in series to make a branch and a number of such branches are connected then parallel to each other, तो सीरीज भी है पैरेलल भी है, और ऐसा कॉम्बिनेशन आपके लिए किस नाम से आने आएगा, दैट विल बी नोन एज द मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। तो चले मुझे बताएं, क्या इतनी कहानी समझ में आ जाती है, हाँ ना बताएं, कोई दिक्कत है इसमें?
बोल रहे कोई समस्या तो नहीं यहाँ तक समझने में? ठीक नो है, सर। बढ़िया। और जब यहाँ तक समझने में कोई समस्या नहीं, तो एक बात मुझे याद आ गई, बैच की लिस्ट देख के। आपका कल बैच का रिजल्ट मैंने डिक्लेयर किया था, तो कुछ लोग शिकायत कर रहे थे कि उनके नंबर अच्छे आए, तो मैंने उनका नाम नहीं लिया। तो नाम ले लेता हूँ। इस बार रिजल्ट में सबसे अच्छे नंबर जो है अनमोल सिंह कुशवाहा के आए थे, 57 नंबर। ठीक है, और बाकी कुछ लोगों के भी ठीक ठीक थे। जैसे बताया जाए किसके थे, शायद 51 पे, 54 पे। कौन था भाई? जो 54 वाला कोई बोल ही नहीं रहा, कौन था? चलो 51 वाले बता देता हूँ। 51 वाली शायद थी, कौन था? सौरभ सिंह। सौरभ सिंह तुम्हारे क्या थे? 53। बढ़िया। और 51 वाली कौन थी? प्रियंका शर्मा, है ना? और 51 वाली कौन थी? नम्रता। ठीक है, तो सब सबकी शिकायत दूर हो गई होगी। मैंने सबके लिए नाम और कहो तो दो दो बार और जोर से चिल्ला दूं। चले आए, सबसे पहले इधर देखें 1 मिनट के अंदर। कि आपने एमरोज और एन सेल्स का सीरीज और पैरेलल का कॉम्बिनेशन बना लिया है। क्या कैलकुलेट करना है फिर से देखें। लाइक वाइज जैसे हमने पिछली 4 बार एक ही चीज कैलकुलेशन की है, करंट। और करंट आप कैसे निकालते हैं? टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। वही स्टेप्स यहाँ भी रहेंगे। तो अगर पिछले 4 आपको समझ में आए थे, तो हम बड़े आराम से निकालेंगे। थोड़ा सा काम बढ़ जाएगा, दैट्स ऑल। काम कैसे बढ़ जाएगा कि अब आप सीधा पहले इक्विवेलेंट ईएमएफ निकाल देते थे, अभी हम एक ब्रांच का निकालेंगे, फिर पूरे सर्किट का निकालेंगे। तो चलो मैं स्टेप चलता हूँ। स्टेप, बेसिक स्टेप अभी वही है। जैसे मैं नंबर ए दे देता हूँ। नंबर ए क्या होता है? ईएमएफ निकालोगे। नंबर बी रेजिस्टेंस निकालोगे। सबसे पहले आप जाएंगे इक्विवेलेंट ईएमएफ ऑफ अ ब्रांच। और ब्रांच मतलब ये हुआ सीरीज। सीरीज में आपको मालूम है ईएमएफ या वोल्टेज ऐड होते हैं, और सीरीज या ब्रांच में ऐड होंगे, मतलब ई प्लस ई प्लस ई। तो टोटल कितना हो गया? टोटल ये आपका आ गया एन ई। अब अगली बार जाते हैं, हेंस इक्विवेलेंट ईएमएफ ऑफ ऑल द ब्रांचेस या ऑल द रोज। और रोज है, ध्यान देखना, इन पैरेलल। तो ये भी लिख दिया है, रोज आपकी कहाँ चल रही है? पैरेलल में चल रही है। क्या आपको ऐसा याद है? पैरेलल में आपका वोल्टेज कांस्टेंट होता है, तो एनी एनी एनी, यानी आपका टोटल वोल्टेज कितना बना रहेगा? वही एनी फिर से बना हुआ है, या आपका कांस्टेंट अपनी जगह चलता रहेगा। अब पहला हमारा ईएमएफ वाला पार्ट हो गया। अब सेकंड पार्ट पर हम चलेंगे। सेकंड पार्ट में हम क्या कैलकुलेट करते थे? टोटल रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस जब आप कैलकुलेट करेंगे, क्या वो, रेजिस्टेंस जब आप कैलकुलेट करेंगे तो रेजिस्टेंस आपको कितना मिलता हुआ जाएगा? रेजिस्टेंस सबसे पहले सीरीज का रेजिस्टेंस देखें, तो आप कह देंगे इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ ब्रांच। और ब्रांच मतलब सीरीज। चलो ये तो आप समझ में आ ही रहा है। आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर, ये आपके लिए कितना हो जाएगा? चलो ऐसा लिख देता हूँ, आर एस इज इक्वल्स टू कितना हो गया? एन आर। ये सीरीज का निकल आया। अब अगली बार जाएंगे, इक्विवेलेंट internal resistance of all branches in parallel। पैरेलल में जाओगे तो आप देखेगा आरपी इज इक्वल्स टू, नीचे लिखता हूँ, ठीक है? ये आपको मिलेगा आरपी इज इक्वल्स टू होगा आर एस आर एस आर एस आर एस। आर एस की वैल्यू हमारे पास मालूम है, लेकिन जितना भी होता है आर एस अपॉन एम। और एम क्यों लिया है? क्योंकि इस समय हमारे पास कितने पैरेलल ब्रांच है? एम। पैरेलल का रेजिस्टेंस याद है, आर अपॉन एन होता था। ये ध्यान रखना, इसमें आर अपॉन एन नहीं लेंगे, एम रोज है। तो आपने कितना ले लिया? आर एस अपॉन एम। और लास्ट कहानी, आर एस अपॉन एम का मतलब है सीरीज का आपका था एन आर अपॉन में हो जाएगा एम। और लास्ट स्टेप, इसलिए टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू, टोटल रेजिस्टेंस आप जाएंगे तो ये आपका कितना मिलेगा? एन आर अपॉन एम प्लस
NR अपॉन M प्लस कितना होगा जो हमेशा होता है कैपिटल R। आप चाहे तो इसको LCM ले लें तो कितना हो जाएगा NR प्लस MR अपॉन M। क्या ये दोनों वैल्यू समझ में आती हैं? ये वैल्यू नंबर फर्स्ट, वैल्यू नंबर सेकंड, और हमेशा की तरह था लास्ट आपके लिए क्या होगा हेंस करंट I इज इक्वल्स टू, अब वो तो फॉर्मूला मालूम है 4 बार में, टोटल EMF मतलब अपॉन टोटल रेजिस्टेंस अपना कितना गया, ये आपका जाएगा NR प्लस MR अपॉन M, और NR प्लस MR अपॉन M पे आप जाएंगे, कुछ नहीं करेंगे, सिंपल सा काम करेंगे, M ऊपर चला जाएगा, और बड़ा लिख देता हूँ I इज इक्वल्स टू, M ऊपर भेज दें तो MNE अपॉन NR प्लस MR, और ये हमारे लिए हो जाता है टोटल। किसी भी सीरीज या पैरेलल कॉम्बिनेशन के बजाय मिक्स्ड कॉम्बिनेशन का मजेदार रिजल्ट इसलिए कहा गया है क्योंकि ध्यान देखें M और N दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है। That means you are taking the advantage of number of cells in series N as well as you are getting the advantage from the number of branches M। अब एक लास्ट छोटा सा क्वेश्चन इसमें और बनता है, वो अगर आपको समझ में आ गया तो आप मान चलेंगे कि आपकी कहानी पूरी हो गई, आपसे कई बार पूछा जाएगा। और जो लास्ट चीज पूछेंगे वो आपसे पूछते हैं, हाँ बोले सर उस उधर शायद R कैपिटल आएगा ना M के साथ। एक सेकंड मैं हाथ में ले लूं। हाँ क्या क्या पूछ रहे थे? सर उधर R कैपिटल आएगा शायद M के साथ। और एक कहा जब एक आठ कैपिटल R गड़बड़ हो गया क्या? और यस ठीक है, M के साथ कैपिटल सही, दो एक आध बार राइटिंग में ऐसा है ना। वो अभी हाल पकड़ में आ जाता है, कैसे पकड़ में आता, तो यहाँ मैं जो चीज निकालने आ रहा हूँ पकड़ में आने वाली थी अगले सेकंड में हम जाएंगे, ध्यान देखना, हम निकालेंगे मैक्सिमम करंट। अब हमारे लिए एक सवाल बनेगा, आखिरकार इस कॉम्बिनेशन से मैक्सिमम करंट कब आएगी? क्या ये सेल्स के रेजिस्टेंस पर डिपेंड करेगी, क्या ये नंबर पर डिपेंड करेगी, किस बात पर डिपेंड करेगी? पिछली बार आप मालूम था सेल की करंट कैसे बढ़ानी है, हाई रेजिस्टेंस वाला है तो पैरेलल में लगाओ, लो वाला है तो सीरीज में लगाओ, n टाइम्स हो जाती थी। यहाँ क्वेश्चन बराबर बना रहा है, यहाँ मैक्सिमम कैसे लाओगे, ध्यान देखो, मैं आई को एक फॉर्म में लिखता हूँ, मैं आई इज इक्वल्स टू लिखता हूँ M, चलो MNE लिखा है आपने तो MNE अपॉन, और अपॉन में ध्यान देखें मैं आपसे कहूंगा अंडर रूट NR प्लस अंडर रूट MR, नहीं दिख रहा हो थोड़ा डार्क उससे लिखते हैं, अंडर रूट NR प्लस अंडर रूट MR, थोड़ा बड़ा लिख दूं ताकि आपको अंडर रूट में समझ में आए। अंडर रूट NR प्लस अंडर रूट MR, इनका लेंगे हम होल स्क्वायर। एक मजेदार बात है, जैसे आप इस होल स्क्वायर को लेंगे, मैं रफ में यहाँ लिखता हूँ अंडर रूट और NR प्लस MR का स्क्वायर क्या होगा, ये हो जाएगा, ध्यान देखना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही होंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, प्लस आएगा 2 अंडर रूट ए बी बोले तो MR और NR। अब एक झंझट है, अपने पास ओरिजिनल डेरिवेशन में ये टर्म है ही नहीं, कोई बात नहीं, अपन इसको माइनस कर लेते हैं। सही कहा ना मैंने? अगर होल स्क्वायर में क्या आ रहा है, ये होल स्क्वायर में ये टर्म आ रहा है, जबकि अपने पास है केवल इतना एडिशनल आ रहा है, तो मैंने कहा इसको माइनस कर लेते हैं। मैं आगे लिख देता हूँ माइनस, चलो कहाँ लिखें, यहाँ लिख देता हूँ माइनस 2 अंडर रूट MNRR। क्या भाई मेरी बात समझ में आती है? और ऐसे ही ध्यान आ जाएगी, ये कभी आप नहीं करते थे 9th 10th में, ए प्लस बी को होल स्क्वायर को ए माइनस बी के होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना। अब चेक कर लो, ये मैंने चेक करा दिया, ये चीज यही आ जाएगी जो हमने लिख रखी है। इसका मतलब ध्यान से देखें, हम कह सकते हैं ये टर्म सबसे कम कब होगा,
स्मॉलेस्ट किस समय होगा। चलो एक काम कर दो, एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसके आगे बढ़ता हूँ, हल्का सा इस फिगर को मिटाऊंगा ताकि आपको क्लियर कट समझ में आए। एक स्क्रीनशॉट ले लें। ले लिया जनरली। ये कुछ खास नहीं करना है, केवल मैंने कहा चलो तुम और अच्छे से समझ में आए इसलिए इतना हिस्सा केवल मिटा लेता हूँ एक बार, फिर कर देता हूँ, ठीक है ना। बड़ा बड़ा आपको साफ साफ दिखे तो आपको उसमें बाकी कुछ नहीं करना था, जगह चाहिए थी हल्की सी। ठीक, जो मैं बात करूँ तो मैं दोबारा लिख देता हूँ जो कर था। मैंने क्या लिखा है याद देखना। हम जा रहे हैं, आपका केस हमने लिया है मैक्सिमम करंट का, और मैक्सिमम करंट के लिए मैं आपसे कहूंगा आई इज इक्वल्स टू लिखा जाएगा एम एन ई अपॉन, और अपॉन में ध्यान देखें एन आर प्लस एम आर, ये चीज मैंने इस्तेमाल की, यानी मैं लिखने जा रहा हूँ अंडर रूट एन आर प्लस अंडर रूट एम आर और इसका फुल स्क्वायर, और माइनस में लिखूंगा अंडर रूट 2mn और क्या थे आर आर, चेक कर ले, होल स्क्वायर ये रहा, माइनस का 2 अंडर रूट ये रहा, और सॉरी, और जैसे ही हमने ये लिखा 2ab, वैसे ही आप देखना इक्वल टू क्या हो जाएगा एन आर प्लस एम आर। अब तो किसी को समझने में दिक्कत नहीं। अब सवाल है मैक्सिमम कब होगी, बस उस बात पे चले आते हैं। फॉर मैक्सिमम करंट, ध्यान से देखें इस मैथमेटिकल डेरिवेशन को आप पूछेंगे मैंने फॉर्म लिया क्यों। ये फॉर्म मैंने इसलिए लिया है कि अगर मैं ये चीज निकाल रहा हूँ और अगर ये चीज निकालता हूँ तो कहीं ना कहीं मेरी ये जो है डिनोमिनेटर मिनिमम होना चाहिए, और डिनोमिनेटर मिनिमम में एक छोटी स्लिप होगी, इसको मैं लूंगा माइनस का स्क्वायर, इसको रख दूंगा प्लस, कोई दिक्कत नहीं। ये माइनस और प्लस हल्का सा गलती से मैंने आपको समझाते समय उल्टे कर दिए। अगर माइनस और प्लस कर रहा हूँ तो मैं कहता मैक्सिमम करंट के लिए क्या होगा, आपका डिनोमिनेटर होना चाहिए स्मॉल, शॉर्ट में लिख देता हूं डिनोमिनेटर कैसा होना चाहिए, एज पॉसिबल एज छोटा। अब डिनोमिनेटर छोटा कैसे लाओगे, डिनोमिनेटर छोटा होने का मतलब है, इसका मतलब आप कह देंगे अंडर रूट एन आर माइनस अंडर रूट एम आर का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू हो जाए 0। मुझे नहीं लगता इससे छोटी वैल्यू आप ला पाएंगे। सबसे छोटी वैल्यू डिनोमिनेटर में कब आएगी, जब ये पूरा का पूरा टर्म आपका 0 ही हो जाए, और अगर ये टर्म 0 है दैट्स ऑल, हमें रिलेशन मिल गया। ये टर्म 0 होने वाला समझ में आ रहा होगा। आप कहना चाहते हैं अंडर रूट एन आर इज इक्वल्स टू कितना है अंडर रूट एम आर, या बेहतर है आई अंडर रूट हटाएं और कंडीशन को हम बताएंगे एन आर इज इक्वल टू एम आर, बड़ा बड़ा लिखूं ना इसलिए एन आर इज इक्वल्स टू, इसलिए पेन बदल लिया ताकि अलग से दिख जाए। कभी कभार एक आध जगह ऑब्जेक्टिव में देखोगे तो ऐसा भी लिखा आता है, वो लिखा आता है एन बाई एम इज इक्वल्स टू, तो ये तो मेरा अंदाजा है, तो खुद ही देख लो यार, इसमें मुझे एन आर बराबर एम आर, मतलब सिंपल सी बात ये कही जाएगी यहाँ जो आपका टर्म है इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, इनका टोटल आपका कितना आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। अगर ये दोनों इंटरनल और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के टर्म इक्वल आप रखेंगे तो अब याद आया होगा पहली बार हम क्या कहते थे, एक बहुत ज्यादा इंटरनल रेजिस्टेंस हाई, दूसरा कहता था ये लो और ये बहुत हाई, तो फिर बैलेंस कहाँ पर बनेगा, बैलेंस वहां बनेगा जब ध्यान देखना दोनों कहीं ना कहीं आपस में इक्वल होंगे। तो जहां इंटरनल और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के टर्म बराबर होते हैं बस वहीं पर आपको मिलती है मैक्सिमम करंट। तो एक काम करो, तो एक स्क्रीनशॉट और लेना पड़ जाएगा क्योंकि मैंने इतना सॉल्यूशन इतने पार्ट में किया है, फिर मैं एक चीज और महान बताऊंगा। कितना टाइम हो गया अभी? क्या करते रहते हो इसमें, टाइम देख रहा, टाइम आता तो है। अच्छा
चलो ठीक है, चले बाकी आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया। आगे इसके आगे बढ़ता हूँ अलगाजा। अब आपके पास एक अगली चीज बताते हैं, ग्रुपिंग ऑफ सेल्स का आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। ग्रुपिंग ऑफ सेल्स का जो आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, अब इस बेसिस पे अपने पास आएंगे कुछ छोटे छोटे न्यूमेरिकल, उनको हम अगले टर्न पे आपको एक शीट अपलोड करेंगे, उसकी सहायता से हम उन क्वेश्चंस को करने का प्रयास करेंगे। और अभी जो हम नई चीज स्टार्ट करेंगे, ये मैंने कहा था बहुत इंपॉर्टेंट आएगी, इतनी इंपॉर्टेंट कि इस पर तो लगा देता हूँ 5 स्टार्स। और ये आपके सर्किटल लॉज। अब सवाल बना किरचॉफ सर्किटल लॉज क्या होंगे। किरचॉफ सर्किटल लॉज के लिए बताता हूँ, फॉर द डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ वेरियस सर्किट्स, और कॉम्प्लेक्स सर्किट्स की बात कर रहा हूँ। किरचॉफ ने, महान वैज्ञानिक था, किरचॉफ हैज गिवन 2 लॉज, 2 लॉज दिए थे जो आपको किस नाम से जाने जाते हैं, किरचॉफ लॉज के नाम से, सर्किटल लॉज के नाम से। इनमें से पहला लॉ आपके लिए कहलाता है केसीएल। केसीएल बोले तो पोटेशियम क्लोराइड नहीं, ये कहलाता है किरचॉफ करंट लॉ। इसको शॉर्ट में कहा जाता है केसीएल, किरचॉफ करंट लॉ, यही लिखा जाएगा। और कई बार ऐसे पूछ लिया जाता है केसीएल लिखो या केवीएल लिखो। तो आप केसीएल पे जाते हैं तो केसीएल किरचॉफ करंट लॉ क्या कहता है ये बताता हूँ। मान चले अपने पास किसी भी सर्किट में कोई जंक्शन है, कोई भी जंक्शन मतलब समझ में आता है एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे 2 या 4 वायर मिल रहे हो। बड़े साधारण भाषा में आपके घर की लैंग्वेज में बात कर लेता हूँ। आपके घर का कोई स्विच बोर्ड, जिसका माइक हो विनय प्रताप, माइक जरा म्यूट करो। यस सर। मैंने कहा कोई भी हम कहते हैं स्विच बोर्ड ही ले लें, स्विच बोर्ड में आपको समझ में आएगा तमाम सारे तार निकले होते हैं, और इन तमाम सारे तार की एक खासियत होती है, इनमें से कुछ तारों से आपके स्विच बोर्ड पे करंट आ रही होती है। फॉर एग्जांपल मान चलो जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया आपके, ये कहीं ना कहीं 2 तारों से आपकी करंट आ रही हो, और ऐसी कुछ तारों से स्विच बोर्ड से बाहर भी जा रही होती है। कूलर लगा लिया तो स्विच बोर्ड से बाहर भी जा रही होगी। कुछ तार ऐसे भी होंगे जिनसे आपकी करंट बाहर भी जा रही होती है। अगर आप इस लॉ को ध्यान देखें तो आप समझ में आएगा ये कोई बहुत महान लॉ नहीं है। ये लॉ सिर्फ इतनी सी बात बताता है कि अगर आप पास कोई जंक्शन है, जंक्शन मतलब समझ में आ रहा है, जंक्शन पे जो आपकी करंट आती है, इनकमिंग और आउटगोइंग करंट बराबर होनी चाहिए। जितनी करंट 2-4 तारों से आ रही है और जितनी 2-4 तारों से जा रही है, आने और जाने वालियों का टोटल एग्जैक्टली सेम होगा। रीजन आप पढ़ चुके हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। मेरा अंदाजा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज यही कहलाता। क्या मैं सही कह रहा हूँ? इसका अगर हम इन शॉर्ट यहाँ लिख दें तो हम कह सकते हैं एट अ जंक्शन द, कुछ भी लिख देता हूँ, करेंट्स coming towards it and currents, तो कई तरह की लैंग्वेज में लिख सकते हो, leaving it are equal। शॉर्ट में लिख दिया है, बाकी पूरा तो आता है। the summation of currents flowing towards a junction is always equal to the summation of the currents leaving out of the junction or leaving or flowing outward of the junction। शॉर्ट में क्या कह दिया, the currents coming towards it and currents leaving it are equal। यानी इसका मतलब क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल इस फिगर में जाए, इस फिगर में आपको समझ में आएगा ये फिगर क्या कहेगा, कौन कौन सी आ रही है, दिख रही है, ये आपकी आ रही है। मान चलो मैं यहाँ से नंबरिंग कर देता हूँ, I1, I2, I3, I4 और ये मैंने कर दिया I5। जरा ध्यान से इस फिगर को देखें, अगर आपको दिख रहा हो तो, नहीं तो और थोड़ा बड़ा कर दूं इनके एरो। क्या आपको ऐसा नजर आता है, इनमें से I1 और I3 ये आपकी कैसी करंट है, ये आपकी आने वाली करंट है। और अगर ये आने वाली करंट है, इसका मतलब जो हम बात कर रहे थे, इसका मतलब आपसे कहेगा I1 प्लस I3 द करंट्स फ्लोइंग टुवर्ड्स द जंक्शन, उनका टोटल इज इक्वल्स टू कितना होगा, करंट्स मूविंग अवे फ्रॉम द जंक्शन, यानी कि 2
4 और 5, इनका टोटल आपके लिए आएगा I2 प्लस I4 प्लस आपका आएगा I5। क्या ये बात समझ में आ जाती है? ये एक्चुअली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है और कुछ नहीं। या फिर आप एक दूसरा काम भी कह सकते हैं, सिंपली आप कह सकते हैं एल्जेब्रिक सम ऑफ all currents meeting at a junction is zero। एल्जेब्रिक सम सारी करंट्स का किसी भी जंक्शन पे कितना आता है? जीरो। और जब आपकी कंडीशन दी जाएगी, प्रोवाइडेड दैट देगा, क्या कंडीशन इस्तेमाल करनी है? टुवार्ड्स जंक्शन, ये आपको माननी है पॉजिटिव, और अवे फ्रॉम जंक्शन या लीविंग करंट्स, ये आपको कैसी माननी है? ये आपको माननी है नेगेटिव। ये मेरा ख्याल है ये भी कॉमन सेंस से समझ में आएगा भैया। आने वाली फायदा दे रही है, जुड़ेगी, पॉजिटिव जो जाएगी वो टोटल में से माइनस हो जाएगी। इसलिए आपसे क्या कहता है, जो आपका एल्जेब्रिक सम होगा सारी करंट्स का, वो कैसा आना चाहिए? जीरो। जैसे मैं यहाँ पर दिखाता हूँ, ध्यान देखो, इसी सेंटेंस को बदलता हूँ, केवल मैथमेटिक्स बदलेगी। I1 प्लस I3 माइनस माइनस हो जाएंगे I2, माइनस हो जाएगा I4 माइनस I5, इन सबका टोटल जीरो है। तो यहाँ पर सेंटेंस हमने वही सेम सेंटेंस पर इस्तेमाल किया है, केवल मैथमेटिकल लैंग्वेज बदल दी है। अगली बार क्या कह रहा है? एल्जेब्रिक समेशन ऑफ ऑल द करंट्स मीटिंग एट ए जंक्शन, जितनी भी करंट इस पॉइंट पर मैच कर रही है उन सबका टोटल आपका कितना आ रहा है? जीरो आ रहा है। तो ये करंट का आपका लॉ हो गया। क्या है, मेरी बात समझ में आती है? ऐसे ही आपके पास एक सेकंड लॉ और आएगा, और इस सेकंड लॉ को फिर हम कल तसल्ली से आराम से एक्सप्लेन करेंगे। केवीएल समझ में आ रहा होगा। केवीएल लॉ कौन सा होता है? ये होता है आपका वोल्टेज लॉ। और वोल्टेज लॉ पर जब आप जाएंगे तो वोल्टेज लॉ आपसे बताता है इन एनी क्लोज्ड लूप, क्लोज्ड लूप में अगर आप जब भी जाएंगे, तो चलो मैथमेटिकल लिख देता हूँ, समेशन ऑफ ईएमएफ प्लस समेशन ऑफ आईआर, या चलो लिख दें समेशन ऑफ वी, ये बराबर होना चाहिए जीरो। या आप कह सकते हैं समेशन ऑफ ई प्लस समेशन ऑफ आई आर, ये इज इक्वल्स टू जीरो होगा। यानी क्या कह रहा है? द एल्जेब्रिक समेशन ऑफ ऑल द ईएमएफ, जो भी सोर्सेज के ईएमएफ है और जो भी पोटेंशियल डिफरेंस है, तुम अब इतना पढ़ चुके हो, याद है, पोटेंशियल डिफरेंस रेजिस्टेंस पर होते हैं, वी बराबर आई आर, तो उनका टोटल हमेशा कितना आएगा? जीरो। शर्त एक छोटी सी रहेगी, और जो शर्त छोटी सी रहेगी वो आपसे क्या कहेगी कि आपको इसमें एक साइन कन्वेंशन लेना है। वो साइन कन्वेंशन में आपसे बताया जाएगा व्हेन ट्रेवलिंग अलोंग करंट, जब आप करंट के डायरेक्शन में चल रहे हो उस समय आपका देन भी आपका कैसा माना जाएगा? नेगेटिव। और इसी में आपसे लिखा जाएगा व्हेन ट्रेवलिंग अपोजिट टू करंट, देन आपका भी इज होगा पॉजिटिव। ये करंट के, ये हमने वोल्टेज के लिए बताया, वोल्टेज आप प्लस माइनस कर लेंगे। और ऐसे एक सेकंड बताता हूं आपके लिए ईएमएफ के लिए। ईएमएफ के लिए आपसे बताएंगे व्हेन ट्रेवलिंग पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल, तो फिर आपका ई इज नेगेटिव। और आगे बताएंगे व्हेन ट्रेवलिंग नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल, इस समय आपका आएगा ई इज पॉजिटिव। एक काम करें, इस पूरे का एक स्क्रीनशॉट लें पहले तो आराम से, फिर आगे बात करते हैं।
ये लिया स्क्रीनशॉट आपने आराम से। अब इनमें से मैं बताता हूँ, इनमें से पहला लॉ बहुत इजी है। पहला लॉ मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ 2 मिनट में। पहला लॉ आपसे क्या कहता है, करंट लॉ आपसे कहेगा किसी भी जंक्शन पर आने वाली और जाने वाली करंट का टोटल बराबर होगा। यानी अगर हम एग्जैक्ट लैंग्वेज में कह दें तो एट अ जंक्शन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रिकल सर्किट द total current flowing towards a junction will be just equal to the current leaving that junction। यानी towards और away from the junction का समेशन बराबर होगा। यानी इस फिगर में आप देखें I1 और I3 towards the junction है 2 4 5, ये दिख रहा होगा। away from the junction है तो I1 प्लस I3 कितना ले लिया, I2 I4 I5 के बराबर। इसी बात को इधर पलट देना, पहले ये लाइन देख लो, I1 प्लस I3 माइनस I2 माइनस I4 माइनस I5 इज इक्वल्स टू आपका हो गया 0। और ये इक्वल्स टू 0 हो गया तो फिर इसमें हम क्या कह सकते हैं, समय सारी करंट का टोटल 0 है। लेकिन टोटल नहीं, algebraic summation when some are positive some are negative, so that is the other language of the Kirchhoff's law, the algebraic summation of all the currents meeting at a junction, algebraic summation of all the currents meeting at a junction will be equal to 0। अगर ये सारों का 0 है तो फिर यही आपसे कहता है, बस कंडीशन क्या प्रोवाइड करता है, द करंट्स फ्लोइंग टुवर्ड्स द जंक्शन, जो आपकी जंक्शन की साइड आ रही है I1 और I3 पॉजिटिव लेना, एंड अवे फ्रॉम द जंक्शन जो करंट्स आपकी बाहर जा रही हो उन्हें आप नेगेटिव लेंगे। क्योंकि समय सीमा कम है तो इसको मैंने केवल लिख दिया है। इस लॉ को आप एक बार पढ़ लेंगे, समेशन ऑफ ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस, किसी भी सर्किट में ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस या ईएमएफ और आईआर इनका टोटल हमेशा 0 होगा। फिर साइन कन्वेंशन है, एक बार आप इसको देख लेंगे कैसे, इतनी आसानी से समझ में नहीं आएगा, मुझे एक एग्जांपल देके पूरा एक आधे घंटे का तकरीबन उसमें समय खर्च करना पड़ेगा, आधे घंटे से ज्यादा भी हो सकते हैं, डिपेंड जैसी जब स्थिति बने। कई बार एक 30-40 मिनट में हो जाता है, कई बार उससे भी ज्यादा होता है। इसको हम अगले टर्न पर आराम से फुल टाइम देंगे। दूसरा जो एक क्वेरी थी आप लोगों की, मैं फिर बताऊं, जिन लोगों ने बता दें ऐप डाउनलोड नहीं किए हो वो ऐप डाउनलोड कर लें, बैच कोड मैंने दे दिया था उसको आप भेज दें। आपकी ज्वाइनिंग रिपोर्ट्स, आपकी ज्वाइनिंग जो है मैं आज कंफर्म कर दूंगा। और आप पूछ रहे थे इस ऐप पे क्लास कब लेंगे, श्वेता पूछ रही थी ऐप पे क्लास मुझसे लेते नहीं वरना नहीं, ऐप पे भी क्लास मैंने स्टार्ट नहीं की, ऐप पे मैं जैसे ही क्लास करूंगा मैं बताऊँ भैया। आपके आज का डेट है 30 है ना, अभी तो आपकी 1-2 दिन तो अभी जूम ऐप पर ही है, 2 या 3 तारीख से आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। क्योंकि अभी 1-2 लोगों को मैंने टाइम दिया हुआ है जो उनके ऐप डाउनलोड कर रहे हैं या अपनी फीसें जमा आती बची थी वो कर रहे हैं, ज्वाइनिंग हो जाए कल परसों, मेरा मानना है सारे अपने अपने अकॉर्डिंग उस ऐप को डाउनलोड कर लेंगे। दूसरा बताऊंगा, जब आप डाउनलोड कर लेंगे तो आप उसमें दूसरे मोबाइल पर अपने पेरेंट्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। पहले आप एक अपना डाउनलोड करें, उसको हम कंप्लीट कर देंगे। लाइव क्लासेस में आपको कहीं कुछ नहीं करना है, आपकी तरफ से कुछ होना ही नहीं है। जब भी मैं यहाँ से लाइव क्लास करूंगा मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा, भैया आज ऐप पर होगी, आप ऐप अपना खोलेंगे, मैं यहाँ से लाइव क्लास स्टार्ट करूंगा, आपके ऑप्शन आता है लाइव क्लास, जस्ट क्लिक इट, कोई उसमें आईडी नहीं लगनी, कोई कुछ नहीं लगना, आप क्लिक करेंगे और आप उसको ज्वाइन हो जाएंगे। लाइव क्लास होने के तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के बाद उसी क्लास की रिकॉर्डिंग जो हमने क्लास यहाँ कंटिन्यू की है उसी के वीडियो सेक्शन या लाइव क्लास सेक्शन में आपको मिल भी जाएगी। बाकी आप कहेंगे तो मैं स्क्रीन रिकॉर्डर से एक बार फिर करके कैसे आप करना वो भी डाल दूंगा, ठीक है ना। आराम से बताएं, आप उन क्लासेस को कंटिन्यू कर सकते हैं बड़े मजे से। ठीक, अभी 1-2 दिन आपकी मैं इसी पे कंटिन्यू किया जी। सूरज कुछ पूछ रहे हैं, कम होता है सर। यस सर, काय में टाइम ड्यूरेशन क्या होता है किसमें सर, जो आप बोल रहे ऐप में? नहीं, टाइम ड्यूरेशन कम नहीं होता, तो अपने ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, नहीं मैंने ऐसा उसमें नहीं हम सुना था ड्यूरेशन कम नहीं 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 उसमें कितना भी टाइम ड्यूरेशन लिया जाता है, 15 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटे, डिपेंड करता है अपने ऊपर। बस उसमें दिक्कत ये है वो हम बता देते हैं, पर आवर पर स्टूडेंट के हिसाब से पैसे कटते हैं अकाउंट से मेरे। अब ये डिपेंड करता है, मैंने 59 मिनट ली या 61 मिनट ली, 59 मिनट और 61 मिनट का अंतर तो मालूम है ना, क्यों? यस सर, यस सर। 59 मिनट मतलब क्या हुआ, 1 आवर। अच्छा 61 मिनट मतलब क्या हो गया, वो हो गया 2 आवर।
तो जो यहाँ से अकाउंट में पैसा कटेगा डबल हो जाएगा सीधा। ये उसमें प्रॉब्लम आती है, इसलिए लोग आगे अवॉइड कर जाते हैं। क्या होता है, इसलिए उसमें बराबर पर डे आपकी जैसी क्लास है हमसे नंबर ऑफ स्टूडेंट पूछता है, नंबर ऑफ स्टूडेंट जो भी हम देते हैं उसके बाद वो फिर उसको एक्चुअल रीड करता है कितने स्टूडेंट आ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग जो है उतना उतना बना के उतने घंटे का और उतने मल्टीप्लाइड बाय स्टूडेंट करके उतनी मनी डिडक्ट कर देगा। इमीडिएट क्लास के खत्म होने से पहले बीच में ही डिडक्ट हो जाती है। यस सर, चलें काम करें पीएस सर भी आराम बता रहे थे, है। पीएस सर भी बता रहे थे वो भी। हाँ नहीं वो ऐप सभी का यही है ना, तो सबके साथ यही स्थिति है, वो तो बीच में जाके उनका अकाउंट जीरो हो जाता है कई बार। तो खैर ये तो टीचर को मालूम होता है कि हमें कितना रखना है, कितने बच्चे रहेंगे, क्या रहेगा। तो बच्चे ऐसा तो नहीं कि 20 के 50 हो जाए अचानक कि आज बोले, या ऐसा बोले अब तक हम 50 वाली क्लास लेते बोले आज 3-4 घंटे की ले ली। सबको अपने टाइम के अकॉर्डिंग अंदाज रहता है। कर लें आज और कल में कर लें आराम से, ज्वाइन रिक्वेस्ट भेज दें, मैं आपको ऐड करता जाऊंगा, है ना। और फिर कैसे करना है, लाइव क्लास कैसे होगी, इसलिए हमने 1-2 दिन का टाइम किया ताकि आप कर लें, एक आध दिन आप ऐप कर लें, बाकी अब सब आपके नोट्स वगैरह सब उसी ऐप पे आपको मिलने लगेंगे, टेस्ट वगैरह भी आपका रिजल्ट स्कोर सब उस पर आ जाएगा, ठीक है ना। चलो तो आज यहीं यस फिर आप सर। ले लेते हैं, मुझे लग रहा है 1 आध मिनट और बचा होगा। कल आपके इसी चीज को हम एक पूरे 40 मिनट्स इसी सेकंड लॉ पे हमारा पूरा टाइम खर्च होगा, इसलिए मैं ज्यादा टाइम चाहिए।